नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। यहूदियों के देश इजराइल की जो पैदाइश थी वो पूरी तरह से लहू में सनी हुई थी और लहू के इस पूरे खेल का सबसे भयानक जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा, सबसे खतरनाक जो वाकया मिलेगा वो है नकबा। फलस्तीन की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको वक्त के साथ जबरदस्ती बदला गया है। लेकिन हिस्टोरिकली इतिहास में अगर जाएंगे और देखेंगे तो यह इलाका सदियों से फलस्तीनियों का घर रहा है। इसमें सैकड़ों गांव थे और ऐसे शहर थे जो एकदम फलते फूलते थे, जहां व्यापार होता था, रेलवे स्टेशंस थे, यहां तक कि एरोप्लेन उतरने के लिए हवाई अड्डे भी बने हुए थे। और यरूशलेम यहां की सेंट्रल सिटी थी, जिसमें तमाम सारे मुकद्दस जो पूजा स्थल हैं वो वहां पर तब भी थे और अब भी हैं। यहां पर यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सब साथ में रहते थे। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के अंत की अगर बात करें तो यहां रहने वालों में जो बड़ी संख्या थी वो मुसलमानों की थी। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक ईसाई और यहूदी मूल आबादी में थे, यानी वहीं की पैदाइश थे, वहीं रह रहे थे। और धर्म की बात किए बिना इन सारे फलस्तीनियों को अरब कहा जाता था, क्योंकि ये अरबी बोलते थे, अरबी में लिखते थे और इनका अपना जो अलग कल्चर था वो पूरी तरह से अरबियन कल्चर था, अरब का कल्चर था। फलस्तीन के लोगों ने लंबे समय से खुद को एक फैमिली के रूप में डेवलप किया था, जिसमें ये तीनों जो अलग अलग धर्म थे, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, तीनों वहां पर रहते थे। आप जानते हैं बहुत पुराने चर्च हैं वहां पर बहुत पुरानी मस्जिदें हैं। अल-अक्सा की मस्जिद है जो बेहद मुकद्दस मानी जाती है और यह इलाका अपने तरीके से डेवलप हो रहा था। यहां पर जो इनका प्रोनाउंसिएशन है, अरबी बोलने का प्रोनाउंसिएशन है, वो थोड़ा अलग है। जैसे गजा हम लोग कहते हैं, लेकिन वहां पर गज्जा उसको कहा जाता है। उनका अपना खान पान है, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी पोशाक डेवलप की और अपने रिश्ते डेवलप किए। लेकिन जब पहली आलमी जंग शुरू हुई, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब से बहुत सारी राजनीतिक ताकतें, कई इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल पावर्स थीं, वो इन जमीनों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रही थी। असल में फलस्तीन के अंदर एक अरब पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा हो रहा था, जो ओटोमन साम्राज्य से अपनी आजादी की उम्मीद कर रहा था, यानी एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क बने, इसकी कोशिश हो रही थी। इसके अलावा ज़ायनिस्ट थे। ज़ायनिस्टों के बारे में आप जानते हैं, यह एक मूवमेंट यहूदियों के बीच में शुरू हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य था एक यहूदी राज्य का निर्माण, एक ऐसे देश का निर्माण जहां सिर्फ और सिर्फ यहूदी रहें। ज़ायनिज्म खास तौर पर यूरोप और रूस में जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, उसके खिलाफ आप कह सकते हैं एक तरह का रिएक्शन था। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरू में बड़े पैमाने पर यहूदियों के ऊपर हमले हुए और उन्होंने जो प्लानिंग की उसमें सबसे पहले युगांडा में अपना मुल्क बसाने की प्लानिंग थी, फिर अर्जेंटीना में बसने की उन्होंने कोशिश की और फाइनली ज़ायनी नेताओं की नजर पड़ी फलस्तीन पर, क्योंकि यह एक ऐसा इलाका था जिसको बाइबल से वो जोड़ सकते थे। लेकिन इन दोनों ताकतों के अलावा एक तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था, समूह था, या कह सकते हैं एक तीसरी ताकत थी, और वो थी ब्रिटेन की। समूह मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया भर में तब उनकी कॉलोनीज थी। ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो किसी भी तरह यहां पर अपना एक प्रभाव विस्तारित करना चाहती थी, यहां अपना दबदबा बनाना चाहती थी। और पहले वर्ल्ड वार में इनको यह मौका मिला। पहले वर्ल्ड वार में फलस्तीन के ऊपर कब्जा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इंडिया से जो इनका व्यापार होता था समंदर के रास्ते, उसको बचाने के लिए इनको एक जगह चाहिए थी और फलस्तीन को इन्होंने चुना। वहां पर जो अरब मैंने आपको बताया कि आजाद फलस्तीन बनाना चाहते थे, उनको लगा कि बरतानिया की मदद से वो आजाद फलस्तीन बना सकते हैं और 1916 में कई सारे लेटर्स लिखे गए और उनके बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते में यह था कि अरब ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करेंगे और बदले में अंग्रेज उनको आजादी देंगे। और इस तरह से अरबों ने जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके खिलाफ जो अंग्रेजों की लड़ाई थी, उसमें अंग्रेजों की मदद की, जिससे अंग्रेज जीतने में सफल हुए। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके एक आजाद अरब मुल्क फलस्तीन का समर्थन करेंगे। लेकिन 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका यह सपना तोड़ दिया। अरबों को धोखा दिया गया। लॉर्ड एलनबी ने, जिनके नेतृत्व में वहां पर कब्जा हुआ था,
उन्होंने यहूदियों से भी वादा किया हुआ था कि फलस्तीन में उनको उनका नेशनल होम या उनका देश देंगे। अब आप ये खेल देखिए, एक तरफ अरबों से वादा किया हुआ था क्योंकि अरबों की जरूरत थी ऑटोमन जो साम्राज्य था उसके खिलाफ लड़ने के लिए, दूसरी तरफ अंदर अंदर यहूदियों से, बेसिकली ज़ायनिस्टों से यह समझौता किया था कि फलस्तीन में हम तुमको तुम्हारा मुल्क देंगे। और बिना फलस्तीनियों से किसी तरह का सलाह मशविरा किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। यह इजराइल का डिक्लेरेशन था। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद फलस्तीन में यहूदियों के राज्य के लिए, यहूदियों के देश के लिए रास्ता खुल गया। और फलस्तीनियों के लिए क्या किया गया? एक तरफ ज़ायनिस्टों से यह वादा किया गया कि यह जमीन आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगी, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी आपको बसने में। दूसरी तरफ फलस्तीनियों के लिए कहा गया, फलस्तीनियों को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया नॉन जूइश पॉपुलेशन, यानी वो सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी की जगह वो सेकेंडरी हो गए। और उनको नागरिक और धार्मिक अधिकार तो दिए गए कि चलो आपकी मस्जिदें रहेंगी, बाकी सारा कुछ होगा, लेकिन वोटिंग राइट या फिर पॉलिटिकल जो अधिकार थे वो उनको नहीं दिए गए। यानी फलस्तीनियों को अंग्रेजों ने उनके ही मुल्क में दोयम दर्जे का इंसान बना दिया। इसीलिए जब भी मैं फलस्तीन की बात करता हूं तो मैं सीधा कहता हूं कि अगर इसका सबसे बड़ा गुनाहगार कोई है तो वो इंग्लैंड और अमेरिका है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ब्रिटेन ने बाकायदा फलस्तीन पे अपने कंट्रोल की घोषणा कर दी कि फलस्तीन हमारा है, और उसके बाद यहूदियों के बसने के लिए रास्ता खोल दिया जैसा उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन में कहा था। और 1922 से लेके 1931 के बीच यहूदियों की आबादी डबल से ज्यादा हो गई। इस माइग्रेशन को ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने लगातार तेज किया। एक नारा दिया गया, अ लैंड विदाउट पीपल एंड पीपल विदाउट लैंड, यानी फलस्तीन को एक ऐसी जमीन कहा गया जहां पर कोई रहता ही नहीं है, जहां पर लाखों अरब रहते थे उनके रहने को ही नकार दिया गया, उसको लैंड विदाउट पीपल कहा गया। और यहूदियों को कहा गया पीपल विदाउट लैंड, यानी ये लोग तो हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है, इसलिए इनको फलस्तीन में बसाया जा रहा है। 1931 में अगर आपको मैं बताऊं तो 8,50,000 से ज्यादा, 8,50,000 से ज्यादा फलस्तीनी वहां पर रहते थे। लेकिन किया यह गया कि कह दिया गया कि उस जमीन पर कोई रहता ही नहीं है, वो खाली जमीन है और वहां पर यहूदी जाकर बसेंगे। आप बर्तानिया का जो ये पाप है, बर्तानिया का जो ये तमाशा है, इसको आप समझ सकते हैं। यही वो पीरियड था जब जर्मनी में, पोलैंड में और बाकी सारी जगहों पर खास तौर से हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया, होलोकास्ट हुआ। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में यहूदी जर्मनी से, पोलैंड से, बाकी सारी जगहों से निकलकर भागे और उनके लिए सबसे बड़ा ठिकाना बना ये फलस्तीन का इलाका। यहां पर जो यहूदी आए उनके पास पैसा था और भोले भाले अरबों से उन्होंने उपजाऊ जो जमीन थी, जहां पे अच्छी फसल होती थी, वो जमीनें खरीद ली और वहां से काश्तकारों को बेदखल कर लिया। यानी फलस्तीनी धीरे धीरे अपनी ही जमीन में लैंडलेस लेबर में बदल गए, भूमिहीन मजदूर में बदल गए। फलस्तीनी अरबों को हर जगह से बेदखल किया गया। फलस्तीनियों ने जब यह देखा तो उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की, अपनी पुरानी बंदूकें और तलवारें उठाई, लेकिन वहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहां पर अंग्रेजों की सेना थी और अंग्रेजों की सेना ने उनको बुरी तरह से कुचल दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर जितने सैनिक थे ब्रिटेन के, उससे डबल सैनिक फलस्तीन में लगाए गए थे अरबों को कुचलने के लिए, और इसमें हजारों फलस्तीनी मारे गए जिसमें उनके लीडर्स भी शामिल थे। इसके बाद अंग्रेजों ने ज़ायनिस्टों को ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए जायनी मिलिशिया बनी और वो लगातार इनके साथ क्रूर व्यवहार करते रहे। इसके बावजूद छोटा बड़ा विद्रोह लगातार जारी रहा और इसके चलते इंग्लैंड को लगा कि यहूदियों का जो माइग्रेशन है उसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाए, कम यहूदियों को भेजा जाए, वरना वहां पर लगातार खून खराबा होता रहेगा।
जब इनको लिमिट किया गया तो जो जायनिस्ट थे, उसमें एक्सट्रीमिस्ट थे, वो और नाराज हो गए। इसके बाद ब्रिटेन में कई हिंसक घटनाएं हुई, फ्रांस में हिंसक घटनाएं हुई। यानी आप कह सकते हैं कि यहूदी आतंकवादी संगठनों ने यूरोप में और फलस्तीन में दोनों जगह अपनी हरकतें शुरू कर दी। जब ब्रिटेन को लगा कि अब मामला उसके हाथ से बाहर जा रहा है, तो सारी आग लगाने के बाद ब्रिटेन खुद उससे बाहर हो गया और मामला सौंप दिया यूनाइटेड नेशंस में। अब यूनाइटेड नेशंस में कौन थे? ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका थे, इन्हीं की तो चलती है। इन सारे लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उसमें इन्होंने पूरे फलस्तीन को दो हिस्से में बांट दिया, जिसको हम 1947 का पार्टीशन प्लान कहते हैं। यह भयानक बंटवारा था। आप सोचिए कि अरब पॉपुलेशन जो थी वो 70% से ऊपर थी, लेकिन इस प्लान में यहूदियों को 56% जमीन दी गई, जिसमें ज्यादातर वो जमीन थी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, और 70% फलस्तीनियों को सिर्फ 44% जमीन दी गई। यहूदी इससे भी कोई खुश नहीं थे, वो तो पूरे के पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि हजारों फलस्तीनी अरबों के लिए वो उनकी मातृभूमि थी, मादरे वतन था, और वहीं पर उनको अल्पसंख्यक बनाने का, माइनॉरिटी बनाने का जो काम किया संयुक्त राष्ट्र में बैठकर, यूनाइटेड नेशन में बैठकर अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के मुल्कों ने, आप समझिए कि फलस्तीनियों के लिए वो कितना नागवार गुजरा होगा। इसमें आप देखते हैं कि अमेरिका और बाकी सारे मुल्कों ने इस डिवीजन के फेवर में मतदान किया। यानी यहूदियों के खिलाफ सारा तमाशा जो हुआ वो यूरोप में हुआ, और उसका बदला लेने के लिए यहूदियों को भेज दिया गया फलस्तीन, ताकि फलस्तीनी जो अरब हैं वो इसकी कीमत चुकाएं। ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि 15 मई 1948 को फलस्तीन पे जो उनका अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। फलस्तीन दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक हिस्सा यहूदियों का होगा, एक हिस्सा अरबों का होगा। 15 मई के ठीक पहले 14 मई 1948 14 में 1948 को जायनिस्टों ने अपने हिस्से को नाम दिया इजराइल, यानी इजराइल की पैदाइश हुई 14 मई 1948 14 में 1948 को। अब किसी को लग सकता है कि फलस्तीनियों ने तुरंत लड़ाई क्यों नहीं शुरू की। कारण यह था कि ज़ायनिस्टों को तब तक ब्रिटिश बहुत मजबूत कर चुके थे। उनके अपने आतंकवादी संगठन थे, जिसमें हगाना नाम का एक संगठन था, एरगान नाम की चरमपंथी मिलिशिया थी, इनके पास बहुत सारे हथियार थे, और अब भी ब्रिटेन जो है इनको पूरी मदद कर रहा था। अब 56% इलाका खाली कराने के लिए हगाना ने प्लान डी नाम की योजना बनाई, जिसका मतलब यह था कि जितना इलाका इनको मिला है उस इलाके में जो भी अरब बस्तियां हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लोगों को मार दिया जाए, डराया जाए, घरों में, गांवों में आग लगा दी जाए, घरों में विस्फोट कर दिया जाए, बारूदी सुरंगें लगाकर गांव के गांव पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएं। जब वो खत्म होते, खाली होते, तभी तो ये वहां पर बस सकते थे। जो सबसे बड़े हत्याकांड उस दौर में हुए थे उनमें से एक था दैर यासीन। दैर यासीन यरूशलेम से लगभग 4 मील पश्चिम में है। 9 अप्रैल 1948 को जायनिस्ट आतंकवादियों ने यहां जो सैकड़ों की आबादी थी उस पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसमें इस भयानक हमले के बारे में बहुत डिटेल से बात हुई है। इस पर आपको अलग से भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसमें महिलाओं और बच्चों को नंगा कर दिया गया, एक लाइन में लगाया गया, उनकी फोटो खींची गई और 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग थे। औरतों के साथ जिना किया गया, यानी वही सब किया गया जो हिटलर वहां पर यहूदियों के साथ कर रहा था। अगर हिटलर यहूदियों के साथ यह सब करने के कारण दुनिया भर में बदनाम है, अगर आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम नहीं ले सकता है, तो वही सारी हरकतें फलस्तीन में करने वाले जायनिस्ट कैसे महान बन गए, जायनिस्ट कैसे सारी दुनिया को प्यारे हो गए। यह बात समझने वाली है। वो इसलिए प्यारे थे क्योंकि वो बर्तानिया और अमेरिका के साथ खड़े थे।
अगर हिटलर भी बर्तानिया और अमेरिका के साथ खड़ा होता तो वो कुछ भी करता, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जाता। मैंने पहले भी आपके लिए अलग से वीडियोस बनाए हैं सद्दाम हुसैन के, कर्नल गद्दाफी के, और आप जानते हैं कि इनके साथ भी अमेरिका का व्यवहार तभी बदला जब इन्होंने इजराइल की मुखालिफत और फलस्तीन का समर्थन करना शुरू किया। ये जो तस्वीरें ली गई थी नंगा करके महिलाओं और बच्चों की, या फिर बूढ़ों और बच्चों की हत्या की जो तस्वीरें ली गई थी, ये तस्वीरें इस्तेमाल की गई एक तरह से बाकी लोगों को डराने के लिए। गांव में जाकर ये तस्वीरें दिखाई गई और कहा गया कि अगर आप अपना गांव खाली नहीं करोगे तो हम लोग आपके साथ भी यही करेंगे, आपको भी जान से मार देंगे, आपकी औरतों का भी जिना करेंगे। नतीजा यह कि हाइफा के ऊपर कब्जा हो गया, 56% जो इलाका था उस पर पूरा कब्जा हो गया। सैकड़ों छोटे गांवों और कस्बों पर भी कब्जा कर लिया गया। लाखों फलस्तीनियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। कई सारे जो फलस्तीनी है वो पड़ोसी राज्यों में शरणार्थी के रूप में गए और कई सारे मारे गए। जाने के प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोगों के घर खाली करा दिए गए। बरसों से जो अपने घरों में रह रहे थे उन घरों पर जायनिस्टों ने कब्जा करके यहूदियों को बसा दिया, उनकी जमीनें कब्जा कर ली, उनके जानवर कब्जा कर लिए। और आप ये समझ सकते हैं कि जब इजराइल की घोषणा हुई तो उस घोषणा की जो कब्र थी, उस घोषणा की जो नींव आप कह सकते हैं, उसमें लाखों फलस्तीनियों के बर्बादी की कहानी थी। इसी पूरे प्रोसेस को नकबा कहते हैं। नकबा के दौरान माना जाता है कि 500 से ज्यादा गांवों को नष्ट कर दिया गया था। लगभग 15 लाख फलस्तीनी शरणार्थी बन गए थे। आज भी 6 मिलियन से ज्यादा यानी 60 लाख से ज्यादा फलस्तीनी ऐसे हैं जो अपनी जमीन पर लौट नहीं सकते, जो यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों में शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में रहते हैं। उनकी जमीन को वेस्ट बैंक और गजा में पहले लिमिटेड किया गया और अब हालत यह है कि गजा से भी उनको खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड बेशर्मी से इजराइल के साथ खड़े हैं। इजरायलियों ने न केवल उन गांवों को नष्ट किया बल्कि उनकी पहचान मिटाने के लिए जगहों के नाम बदल दिए। कई सारी जगहों पर जहां लोग रहते थे वहां जंगल लगा दिए। लेकिन फलस्तीनियों ने अपने कल्चर और अपने इतिहास को किताबों के माध्यम से, निशानियों के माध्यम से जिंदा रखा। जब यह इजराइल का गठन होता है 14 मई 1948 को, उसके तुरंत बाद मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक, ये वो मुल्क थे जहां सबसे ज्यादा लोग भाग के गए थे फलस्तीन के। इनको लगा कि इजराइल की जो पैदाइश है वो अरब के लिए खतरनाक है और तुरंत उसके बाद जंग छेड़ दी गई। लेकिन ये जो जंग थी ये फलस्तीनियों के लिए कम जंग थी। मिस्र हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, इन सबको यह लगा था कि ये जो लड़ाई है इसमें जितनी जमीन हम कब्जा कर लेंगे इस इलाके की, उतनी जमीन हमारी हो जाएगी। चूंकि नीयत खराब थी, ये सारे के सारे किसी तरह से फलस्तीन को कंट्रोल करना चाहते थे, वहां की ज्यादातर जमीनें कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए शुरुआत में इनको थोड़ी बहुत सफलता मिली। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड ने जिस तरह से सपोर्ट किया इजराइल को, न केवल अरब की ये जो पहली अरब इजराइल लड़ाई हुई थी, अरब इजराइल वार हुआ था, इसमें अरब बुरी तरह से हारे, बल्कि और ज्यादा फलस्तीनी गांवों पर कब्जा करके उनको बर्बाद कर दिया गया। 54% से भी ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि यरूशलेम के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें पश्चिमी भाग जो था वो इजराइल के पास आ गया था और पूर्वी यरूशलेम जो है वो काफी टाइम तक जॉर्डन के पास रहा। बाद में जॉर्डन के साथ समझौता हुआ, यरूशलेम पूरा का पूरा इजराइल के पास आ गया। और आप बस इतना अंदाज लगा लीजिए कि अरब गए थे फलस्तीनियों की सहायता करने के लिए, लेकिन जब यह जंग खत्म हुई तो इजराइल के पास 78% लैंड आ गया था, यानी 22% और लैंड से उन्होंने फलस्तीनियों को भगा दिया, अपने घर से बेघर कर दिया, उनकी जमीनें छीन ली, उनके घर छीन लिए। और जिस पूरे के पूरे फलस्तीन पर फलस्तीनियों का हक था वो घट के 22% हो गया और उसके बाद से यह हक लगातार घटता ही गया है। तो ये थी नकबा की कहानी। ये तो पहला नकबा था और इस नकबे ने आप जानते हैं कि फलस्तीनियों को अपने ही मुल्क में शरणार्थी बना दिया, सारी दुनिया में शरणार्थी बना दिया।
होना यह चाहिए था कि अगर यूनाइटेड नेशन ने 56% जमीन दी थी तो 56% से 1% भी जो इजराइल आगे बढ़ा था कम से कम वो तो फलस्तीनियों को वापस किया जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, सारे के सारे यूरोपीय देश जो अपने यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, फलस्तीनियों को लेकर 1948 से लेकर आज तक उतने ही बेदर्द हैं। आज भी जब गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, गजा में औरतें मारी जा रही हैं, बूढ़े और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको बचाने की जगह कहा जाता है इजराइल हैज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। फलस्तीन को पूरा का पूरा खत्म कर देने के लिए बजिद है इजराइल और उसके पीछे खड़े हैं अमेरिका और इंग्लैंड। लेकिन फलस्तीनियों ने उस दिन से लेकर आज तक लड़ना नहीं छोड़ा है। अपने तरीके से उस जमीन के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि अहिंसक तरीके से यह लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन इजराइल ने अहिंसक आंदोलनों का जिस तरह से दमन किया, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और आगे की कहानी आप जानते ही हैं कि यह जंग आज भी चल रही है और इजराइल कितना भी दबा ले, लेकिन यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक फलस्तीनियों को उनका आजाद मुल्क नहीं मिल जाएगा। तो ये थी नकबा की कहानी जो जानना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि इसके हिस्ट्री पर वीडियो बनाइए। एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने इसकी हिस्ट्री पर बनाया है, लेकिन आज का ये वीडियो नकबा पर मैंने बनाया। बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो भी कमेंट में कहिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम लगातार जरूरी बातें कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा, उनके पास भी जो अब भी गोदी मीडिया के गुलाम हैं। और साथ में अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो सिर्फ पिन कमेंट या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए और तय कीजिए कि आप हमारे साथ कैसे खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।